तो हम चर्चा कर रहे थे राग अहीर भैरव की। राग अहीर भैरव बहुत ही प्रचलित राग है, और जहाँ भैरव के प्रकारों की बात करते हैं या हम कहें भैरव अंग के रागों की बात करते हैं, तो अहीर भैरव को लोग गाना बजाना बहुत पसंद करते हैं। हिंदी फिल्मों में भी बहुत इस पर जो है गीत बने हैं इस राग पर। तो अब जब भी आप कोई ऐसा गीत सुने या ऐसी कोई बंदिश सुने या अहीर भैरव राग को सुने, गाएं या बजाएं, तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस राग में भैरव अंग कहाँ झलकता है। देखिए, हिंदी फिल्मों में भी बहुत गीत बने हैं। एक गीत बहुत खूबसूरत गीत है जो बहुत पुरानी फिल्म का है। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। अब यहाँ पर भी भैरव अंग गमरे सा। तो यहाँ पर जैसे आप गीत सुनेंगे तो अब आप बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने भैरव अंग झलक जाएगा। तो मैं जो भैरव रागांग की बात कर रही हूँ उसके अंतर्गत जहाँ अहीर भैरव राग की बात की, जो कि अपने आप में बहुत मधुर है, गंभीर भी है, और इसमें जो एक भैरव अंग और अहीर भैरव की जो अपनी खासियत है, या हम कहें कि आगे चलकर जब कोमल निषाद का प्रयोग हो रहा है जो कि काफ़ी अंग का माना गया है विद्वानों के द्वारा, वो एक जो संजोग है या एक जो कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत परिणाम प्रस्तुत करता है। इसीलिए ये राग इतना विख्यात है या इतना पसंद किया जाता है। खैर, भैरव राग के या भैरव रागांग के अंतर्गत और जो राग है वो बहुत से ऐसे राग हैं जो गाए बजाए जाते हैं, जिनमें एक और राग की बात हम चर्चा आज करेंगे, और ये है राग नट भैरव। राग नट भैरव, जैसे कि आपको शब्द ही बताता है, नाम ही बताता है, नट और भैरव, यानी कहीं ना कहीं इस पे नट राग से भी कुछ संबंध है या नट अंग से कुछ संबंध है और भैरव अंग से भी कुछ संबंध है। तो हम जब भैरव अंग की बात करते हैं, भैरव रागांग की बात करते हैं, तो इस राग को सिर्फ भैरव रागांग की दृष्टि से जो है मैं अभी आपकी इसकी व्याख्या करूंगी। आगे चलकर फिर मैं और इसके बारे में बताऊंगी। तो भैरव अंग यहाँ पर इस राग में कैसे प्रयुक्त होता है? जहाँ अहीर भैरव में हमने मध्यम, षड्ज और मध्यम का भाव रखते हुए जो है हमने तानपुरा मिलाया, पहली तार मध्यम पर और बाकी षड्ज पर। इस राग में नट भैरव में हम पंचम पर तानपुरे को मिलाते हैं। पंचम पर मिलाते हैं, और इस राग की का स्वरूप कैसा है देखिए, पहले उसको जानते हैं। जो मैनुअल तानपुरा होता है उस पर रोशनी का बहुत असर पड़ता है, लाइट्स का बहुत असर पड़ता है, इसलिए वो तारे जो हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो बिखरती हैं, इसलिए बार बार तानपुरे को मिलाना भी पड़ता है। और तानपुरे को जो मैनुअल तानपुरा मिलाने से कहते हैं कि आधा गाना जो यानी संगीत आधा जो है तानपुरे इन चार तारों को मिलाने से आ जाता है। तो कोशिश कीजिए यदि आप मैनुअल तानपुरे से गाए बजाए उन तारों को मिलाकर अपना अभ्यास करें तो आपकी पकड़ जो है संगीत पर ज़्यादा अच्छी बैठेगी। तो हम राग नट भैरव की बात कर रहे थे। राग नट भैरव का स्वरूप कैसा है? सा सा रे रे ग ग म म प ग म दा प ग म रे सा, सा सा रे रे ग ग म म प ग म दा दा सा सा दा प ग म दा प ग म रे सा। तो आपको लग रहा होगा कि ये कैसे अलग है। यहाँ पर ऋषभ जो है वो शुद्ध हो जाता है, परंतु धैवत जो है वो कोमल है। जैसे अहीर भैरव में धैवत शुद्ध हो गया परंतु ऋषभ कोमल है, यहाँ पर ऋषभ शुद्ध हो गया और धैवत कोमल है। अब इस राग का वर्णन जो है मैं स्वतंत्र रूप से न करके मैं भैरव रागांग के अंतर्गत बता रही हूँ।
इसलिए भैरव से इसका कहाँ संबंध है, कहाँ पर भैरव रागांग झलक रहा है, जहाँ कोमल धैवत का प्रयोग हो रहा है, जिस प्रकार से प्रयोग हो रहा है, वो अपने आप में भैरव रागांग को स्पष्ट करता है। गम दा पा गम रे सा 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 रे रे गा गम पा गम दा पा गम रे सा। तो यहाँ पर जो कोमल धैवत का प्रयोग हो रहा है, देखिए एक चीज़ और आपको बताएं कि ज़रूर उस अंग का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से भैरव में ऋषभ और धैवत पर आंदोलन रहता है, वो नट भैरव में नहीं है। कहीं पर नट भैरव थोड़ा सा एक चंचल कहें या उसको वो गंभीरता नहीं है जो कि भैरव में, राग भैरव में मिलती है। तो रागांग का प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन जहाँ पर शुद्ध ऋषभ का प्रयोग हो जाता है तो वो उसका जो स्वभाव है वो अपने आप में बदलता हुआ दिखाई देता है। आप देखिए किस प्रकार से, रे ग म प द प ग म रे सा 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 रे रे ग ग म प ग म दा दा नी सा सा दा प ग म दा प ग म रे सा। अब इसके एक बंदिश का उदाहरण देते हुए आपको बताती हूँ। ये दिल्ली घराने की बड़ी खूबसूरत बंदिश है जो कि हमें अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने विदुषी श्रीमती कृष्णा बिष्ट जी से सीखी थी, और बहुत सुंदर मुझे बंदिश बहुत अच्छी लगती क्योंकि इसका जो एक स्वभाव है इस राग का बहुत खिलकर इस बंदिश में सामने आता है। आज बजाए मुरली मधुर, आज बजाए मुरली मधुर तान पिया, आज बजाए मुरली मधुर, आज बजाए मुरली मधुर तान पिया, आज बजाए मुरली मधुर, सुनता दुना सब मगन भई, सुनता दुना सुनाता दुना सब मगन भई भई रे, सुनता दुना सब मगन भई, सुनता दुना सुनता दुना सब मगन भई, चांद पिया चांद पिया, आज बजाए मुरली मधुर, आज बजाए। अब ये चांद पिया जी की, जो उस्ताद चांद पिया दिल्ली घराने के एक बहुत बड़े महान कलाकार, महान विद्वान रहे, उनकी बंदिश है जो कि उनका नाम इस पे आता है। सुनता दुना सब, शुद्ध निषाद का जो प्रयोग हो रहा है कोमल धैवत के साथ, बहुत सुंदर प्रतीत होता है। गमदानी निसा, तो कोमल धैवत तो प्रयोग है, लेकिन उस प्रकार का आंदोलन या उस प्रकार की गंभीरता जो भैरव राग में आती है वो यहाँ पर नहीं है। सुनता धुना सब मगन भई, सुनता धुना सब मगन भई, चांद पिया चांद पिया, आज बजाए मुरली मधुर,
सा आज बजाए सा ग म दा दा प ग म दा दा नी नि सा दा प दा प दा म म प ग म रे सा सा रे ग म रे सा आज बजाए मुरली मधुर आज बजाए ग ग म म रे रे सा सा आज बजाए बजाए आज बजाए आज बजाए सा सा रे रे गा गा म म प प ग म ध प म प ग म ध ध नि सा ध नि सा ध ध ध प म ध प म प ग म रे रे सा सा आज 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 बजाए आज बजाए आज बजाए आज बजाए आज बजाए। ये विद्यार्थियों को ध्यान देना है कि ऋषभ शुद्ध पर ध्यान देना। गाते गाते कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका कोमल ऋषभ छलकने लगेगा, क्योंकि आपने भैरव सीखा है, भैरव के बाद आप एकदम से नट भैरव पर आ रहे हैं, तो कभी कभी ये त्रुटियां हो जाती, तो उसको बहुत समझ कर करना है कि ऋषभ शुद्ध आना चाहिए। धैवत कोमल जो गमधप का जो स्वरगुच्छ है वो आपको नट भैरव का या भैरव अंग जो है उसको दर्शाता है। लेकिन जहाँ आपने सा सा रे रे गा गा म म प य सा रे ग म प ग म धा प ग म रे सा ये कहा तो आपका नट भैरव सामने आ गया। और ये एक ऐसी विशेषता जो उसको अन्य भैरव के प्रकारों से भी अलग करती है। आज बजाए मुरली मधुर आज बजाए मुरली मधुर ताना पिया ताना पिया आज बजाए मुरली मधुर आज बजाए सा ग म दा म म प बोला लाप करेंगे तो आज बजाए आज आज बजाए मुरली मधुर आज बजाए। वही फ्रेज जो है उसको ध्यान रखना है कि शुद्ध ऋषभ आना है। ग म द ध नि सा द ध नि सा 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 नि नि ध ध प प ग म ध प म प ग म रे रे सा सा ग ग म म रे रे सा सा ग म रे रे सा सा ग म रे सा आज बजाए द द सा सा रे रे ग ग म प सा रे ग म प सा सा रे 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 ग ग ग म म म प ग म द द प ग म द प द म प ग म प द नि द नि द प द म प ग म रे सा आज बजाए मुरली मधुर आज बजाए आज बजाए मुरली मधुर मुरली मधुर आज मुरली मधुर आज बजाए मुरली मुरली मधुर मुरली मधुर आज बजाए मुरली
तान सुना, तान सुना, तान सुना, आज बजाए मुरली मधुर सुनता दुला सब, गमवदनी सा निषादा, गमवदनी सादा, गमपद सानिदा, अलग अलग तरीके से जा सकता है। सुनता सुनता दुला सब, मगन हुई सारी कमरे सा, शुद्ध ऋषभ आ गया। सुनता दुला सब, मगन हुई चांद पे आया, चांद पे आज बजाए मुरली मधुर, आज बजाए, आज बजाए, आज बजाए। तो ये नट भैरव का एक स्वरूप जो मैंने आपको समझाया, भैरव रागांग को जो है ये पूरी तरीके से जो है परिलक्षित करता है। तो रागांग जैसे कहा गया, जैसे मैंने इससे पहले ही बताया कि राग और अंग के जोड़ से बना है, यानी वो अवयव, किसी भी राग का अवयव, किसी भी राग का वो अंश, किसी भी राग का वो अंग जो अपने आप में खास हो, जो एक राग की विशेषता को सामने रखता हो, वो राग का अंग है। और उस अंग को यदि हम किसी और राग में लगाते हैं तो वो कहते हैं कि उस राग का अंग इस राग में आया। तो हम अक्सर कई बार कुछ रागों को सीखते वक्त कहते हैं कि हम भैरव अंग से गाएंगे, हम इसको काफ़ी अंग से गा रहे हैं, हम इसको खमाज अंग से गा रहे हैं, या हम कहते हैं इसको बागेश्वरी अंग से गा रहे हैं। तो ये जब इस प्रकार के वाक्य आप सुने या इस प्रकार की भाषा को आप सुनते हैं तो आप सहज ही समझ जाइए कि इसका मतलब उस राग में वो अंग प्रयोग हो रहा है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन समझ कर करने वाली बात है। तो भैरव रागांग के अंतर्गत जो है ये अहिर भैरव, पहले सबसे पहले भैरव, फिर अहिर भैरव, और उसके बाद मैंने नट भैरव राग के बारे में आपको उदाहरणों सहित जो है वो मैंने आपको बताया। कहाँ पर भैरव है, कहाँ पर उस राग की अपनी खासियत है, जैसे कि नट भैरव में नट और भैरव का अंग है। तो नट कहाँ पर आता है, सा सा रे रे गा गा मा मा पा, तो यहाँ पर ये नट अंग आता है। तो इसका ये पता होना चाहिए विद्यार्थियों को, तभी उस राग को वो गाते वक्त न केवल उसकी बनावट या हम कहें कि व्याकरण को जान पाएंगे, बल्कि उसको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, कैसे उसको गा बजा कर उसको हम समझ सकते हैं, वो जो है बहुत स्पष्ट हो जाएगा विद्यार्थियों को। और क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है वो क्रियात्मक पक्ष को लेकर चलता है, यानी उसका सैद्धांतिक पक्ष जो है या हम कहें कि थ्योरेटिकल पार्ट जो उसका है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ है, या प्रैक्टिकल को लेते हुए ही जो है सैद्धांतिक पक्ष जो है वो माना गया है। तो हम ये कहें ऐसा क्यों, क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट है, ये प्रदर्शन करने वाली कला है, ये ललित कला के अंतर्गत ली गई है। इसलिए इसको जो हम आपको कह रहे हैं सिर्फ कहने मात्र से नहीं, उसको यदि हम आपको गाकर बताएं या आपको किसी वाद्य पर बजाकर कोई आपको समझाना चाहे तो वो ज़्यादा सरल तरीके से समझ में आती, क्योंकि वो उदाहरण के तौर पे जो चीज़ें बताई गई हैं, उदाहरण के साथ बताई गई हैं, वो उदाहरण आपको उन बातों से बिल्कुल लिंक करता है जो कि उसके विस्तृत वर्णन में जो बताई गई है। जैसे मैंने आपसे कहा कि नट भैरव में ऋषभ शुद्ध है और धैवत कोमल है, या मैं आपको कह रही हूँ अहिर भैरव में जो है आपका धैवत जो है वो शुद्ध हो जाता है और ऋषभ वो कोमल रहता है। तो वहाँ पर भैरव कहाँ पर आता है, पूर्वांग में जो है भैरव नज़र आता है। तो ये कुछ ऐसी विशेष बातें हैं, विशेषताएं हैं राग की, जिसको जानकर ही
इस तरह के राग गाए बजाए जा सकते हैं। इसलिए शायद अहीर भैरव जो है वो बेसिक रागों में न लेकर उससे एक स्टेप आगे ही हम कहेंगे, यानी बेसिक रागों का उसके निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। तो इस अहीर भैरव में हम कहते हैं कि इसमें काफ़ी अंग भी आता है, तो जहाँ कोमल निषाद का प्रयोग हुआ, तो वो ये सब बातें सिर्फ एकमात्र कह देने से नहीं होती, ये बातें उसको प्रैक्टिकली बताकर ही समझाई जा सकती हैं, नहीं तो कहीं पर वो एक जैसे हम कोई चीज़ याद कर लेते हैं इसी प्रकार से रह जाएगी। भैरव अंग के अंतर्गत आने वाले और बहुत से राग हैं, जैसे आनंद भैरव है और आपका बैरागी भैरव है, प्रभात भैरव है जो बहुत खूबसूरत राग है। इसी के अंतर्गत एक और राग आता है, वो है शिवमत भैरव, या इसे शिव भैरव भी कहते हैं। शिवमत भैरव जो है वो उसमें कोमल गांधार और कोमल निषाद का प्रयोग होता है, यानी कि वो राग जो है उसका भैरव अंग तो होगा, स्वाभाविक है भैरव अंग होगा, लेकिन उसकी बनावट जो उसको गाया बजाया जाता है तो उसमें कहीं गांधार कोमल और निषाद कोमल का जो है उसका भी प्रयोग होता है, और यही उसको वो विशेषता या उसको वो एक स्वरूप प्रदान करती है जो उसको अन्य भैरव से अलग करती है। शिवमत भैरव को जब हम गाते हैं तो अक्सर जो मैं अपने गुरु से सुना करती थी कि इसका अर्धनारीश्वर स्वरूप आता है, यानी कहीं पर उसमें एक गंभीरता भी दिखती है, कहीं कहीं पर उस पर एक कोमलता भी नज़र आती है। तो ये दोनों का समन्वय जो है वो शिवमत भैरव में दिखाई देता है। बहुत खूबसूरत राग है, और ये जो शिवमत भैरव जो राग है इसको भी सुबह गाया जाता है। ये जो राग है इसमें इसकी जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं करुण है और एक विस्तार का राग है, यानी इसमें भी विलंबित ख्याल, मध्य लय के ख्याल और द्रुत लय के ख्याल जो इसमें गाए बजाए जाते हैं। जब हमें राग कोई समझ में आता है, उसके रागांग का को हम भली भांति जान लेते हैं, तो राग का विस्तार करना बहुत आसान हो जाता है। यदि हम कहीं कुछ गलत करते हैं तो हमें एकदम आभास होता है हमने गलत किया। गाते गाते कभी हम भैरव को अधिक गाने लगते हैं और शायद उस राग के में रागांग के रूप में भैरव प्रयोग हुआ है, लेकिन उसका जो अपनी उसकी जो एक छवि है या अपनी एक उसकी इसका एक स्वरूप है, उसमें कहीं ना कहीं वो भैरव अधिक आने से वो राग की छवि जो है वो बिगड़ सकती है या राग का स्वरूप बिगड़ सकता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। शिवमत भैरव में भी हम मध्यम पर ही तानपुरा जो है वो मिलाएंगे और म सा का जो है वो संवाद होगा। तो शिवमत भैरव की जहाँ बात करते हैं वहाँ पे भैरव कहाँ है, और जैसे ही कोमल गांधार इस्तेमाल होता है राग बदल जाता है। कैसे? सा सदा धा सा दरे सा गरे सा सदा द सा, यहाँ भैरव है, द सा रे सा ग रे सा, कोमल गंधार आ गया, सा ग ग म प द नि ध प म। जहाँ कोमल निषाद का प्रयोग किया तो वो स्वरूप बदल गया। सा ध रे सा गंभीरता, ग रे सा कोमलता, सा ग ग म
सा ग म प ग म रे सा ग रे सा। तो जहाँ पे ग म रे सा गंभीरता, ग रे सा सॉफ्टनेस, तो कितना सुंदर इसमें समन्वय है। सा ग म प ग म दा प भैरवंग, ग म दा द नि द प, कोमल निषाद लगाते हुए कोमलता आ गई। ग म प द नि द प ग म रे सा, तो ऋषभ का कोमल आना। सा द सा रे सा, ग रे सा, ग ग म म, सा रे ग म प ग म द प, भैरव का धैवत, ग म द द नि द प, ग म प द नि द प द म प ग म रे सा ग रे सा। तो ये जो एक समन्वय है कहीं पर गंभीरता का और एक कोमलता का, तो इसलिए ये बहुत खूबसूरत एक अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है, जैसा आचार्य बृहस्पति जी ने कहा है, इस राग में पूरी तरह से झलकता है। तो हम अगली अपनी श्रृंखला में इस राग को हम लेकर ही आरंभ करेंगे। आपको भैरव अंग के कुछ अन्य रागों के बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ आज का व्याख्यान हम यहीं पर संपन्न करते हैं। नमस्कार।